अलावा अगर हम पढ़ेंगे तो क्या आता है, हमारा आता है ड्रग डी एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे। ये हमारा एक टॉपिक रहेगा, ये हमारे 2 अलग अलग टॉपिक रहेंगे आपके सीएचओ की क्लासेस में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ के बेसिक्स के बारे में। तो चलते हैं। आप सभी को पता है क्या होती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें क्या होती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आपके ब्रेन की एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, या हम बोल सकते हैं किसी इंडिविजुअल की पॉजिटिव स्टेट है। क्या है? पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी एक व्यक्ति की क्या है? पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है मेंटल हेल्थ। याद रखना इस चीज को, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछ लेता है व्हाट इज मेंटल हेल्थ, तो वो ज्यादा कुछ नहीं देगा, वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा ये पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है या नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। तो याद रखना जो मेंटल हेल्थ होती है ये आपकी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। आप पहचानोगे कैसे कि मेंटली हेल्दी पर्सन होगा कैसा, तो इसके बारे में आप बस 4 चीजें याद रखना, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो याद रखो कि क्या कि पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज को जानता हो। किसको जानता हो? अपनी कैपेबिलिटीज को जानता हो, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर के अवेयर हो। कैपेबिलिटीज क्या होती है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और आप जो है क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, और कितनी आपके अंदर वीकनेस है। आप खुद को लेकर के कितने अवेयर हो, आपके अंदर क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है। अगर आप ये जानते हो तो आप क्या हो? मेंटली हेल्दी हो। आप खुद से पूछ करके देखना कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। अगर आप जानते हो तो ये क्या होती है? आपकी कैपेबिलिटीज होती है। अगर एक पर्सन अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में जानता है तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा? मेंटली हेल्दी होगा। सेकंड, अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में आने वाले अपने स्ट्रेस से वो लड़ सकता है। कोप विद डेली लाइफ स्ट्रेस, यानी कि डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेस से क्या है? वो लड़ सकता है, कोप अप कर सकता है। डेली लाइफ में आने वाला स्ट्रेस क्या होता है? आप देखते हो आपकी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी लाइफ में स्ट्रेस चलता रहता है। मॉर्निंग टू इवनिंग जो है आपकी लाइफ में एंजाइटी, आपकी लाइफ में स्ट्रेस जो है चलता रहता है। जैसे आप बेसिक बातें आजकल कर सकते हो। अगर आप कहीं हॉस्टल पीजी में रह रहे हो तो आप नॉर्मल स्ट्रेस से डेली लड़ते हो। जैसे कि आप सुबह उठे, आपने देखा कि नहाने के लिए गए, नहाने के लिए पानी नहीं था, गर्म पानी नहीं था, जैसे सर्दियां आ चुकी है, खाना खाने के लिए गए, खाने में आपको ढंग की चीजें नहीं मिली तो स्ट्रेस आ गया। आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपके 10 रुपए गिर गए, स्ट्रेस आ गया। यानी कि आप कहीं जा रहे हैं और आप क्लास के लिए लेट हो गए, आपकी बस निकल गई, तो वो भी क्या है? आपका एक स्ट्रेस जो है वो कोज करता है। आप डेली लाइफ में, यानी कि हम बोल सकते हैं 24/7 आपकी लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो चलता रहता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है? एक नॉर्मल कंडीशन है। आपकी लाइफ में 24/7 जो है स्ट्रेस आना क्या है? आपके लिए एक नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एक जो मेंटली हेल्दी पर्सन होगा वो इन आने वाले एंजाइटी और स्ट्रेस को क्या कर सकता है? इफेक्टिवली कोप अप कर सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके 10 रुपए गिरे हो और आप सारे दिन उस चीज को लेकर के रोते रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप क्या कर लेते हो? कोप अप कर लेते हो कि सोच लेते हो कि चलो यार छोड़ो, 10 रुपए की तो बात थी, है ना। और कई बार खाना वगैरह के लिए आपके जैसे मान लो खाना नहीं मिला ढंग का, पीजी वगैरह में रहते हो या कहीं रूम वगैरह पे रहते हो, तो सोच लेते हो कोई बात नहीं, बाहर से खा लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी एंजाइटी से, अपने स्ट्रेस से जो है व्यक्ति लड़ सकता है डेली लाइफ में आने वाले, उसे हम क्या मानते हैं? मेंटली हेल्दी मानते हैं। आगे अगर हम और बात करें, वो जो भी वर्क करेगा, जो भी क्या करेगा? वर्क करेगा, वो कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव नेचर में होना चाहिए। किस नेचर में होना चाहिए? प्रोडक्टिव नेचर में होना चाहिए। ओके, हंसने वाली कौन सी बात है भाई? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हंसने वाला कुछ बोला ही नहीं। ओके, थोड़ा सीरियस हो जाइए। मैं कमेंट्स थोड़े कम पढ़ पाऊंगा क्योंकि आज हम जो है वो पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देंगे, कमेंट्स पे नहीं। तो कमेंट्स जो है वही कीजिएगा जो आपकी काम की चीज है, फालतू के कमेंट करने से बचें। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो काम करेगा वो कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव नेचर में होना चाहिए। यानी कि जो भी वो फंक्शन करे या जो भी वो वर्क करे, या वर्क प्ले बोलते हैं कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है वर्क प्ले के बारे में, कि जो भी वो काम करे वो कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए नेचर में। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि जो भी काम करे उसका कुछ प्रोडक्ट निकले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अभी आए हो 8:30 बजे, 8:30 बजे आए हो, 8:30 बजे से लेकर के तकरीबन जो है 9:30 या 10 बजे तक आप यहाँ पे बैठे रहोगे। तो आप ये काम कर रहे हो क्या? स्टडी का। क्या काम कर रहे हो? स्टडी का। या आप काम कर रहे हो किसका? अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ नॉलेज जो है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नॉलेज लेने की, एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका बेसिक जो है इस टाइम पे जो फंक्शन चल रहा है वो है। अगर आपको इतनी देर, कम से कम 1-1.5 घंटा आप यहाँ पे लगा रहे हैं और आपको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो आपका ये काम जो है वो बेकार निकल गया। आपको हासिल क्या होना चाहिए? आपको नॉलेज मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आपको नॉलेज मिलना चाहिए। यही है कि जब आप कोई काम करो, कोई वर्क करो, तो उसका क्या निकलना चाहिए? प्रोडक्ट निकलना चाहिए। जैसे कि आप जो है अभी सीएचओ के लिए पढ़ रहे हो, सीएचओ का एग्जाम आ गया, सीएचओ के लिए पढ़ रहे हो, उसके लिए क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जब उसका क्या निकले? प्रोडक्ट निकले। क्या निकले? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या निकलना चाहिए? आपका सिलेक्शन निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? आपका सिलेक्शन। आप देखते हो जब सिलेक्शन होगा तभी आप कहोगे कि चलो अच्छा हुआ कि मेरे जो मैंने मेहनत की थी उसका प्रोडक्ट निकला है। क्या? सिलेक्शन। ओके, फिर अगर हम बात करें किसके बारे में कि वर्क जो है प्रोडक्टिव करना चाहिए, लास्ट में अगर हम देखें, आप जो है सीएचओ बनोगे, कल को सीएचओ बनोगे, सीएचओ बनकर के आप जो है सबसे पहले तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे। क्या प्रोवाइड कराओगे? सर्विसेज। किसको? अपने पेशेंट्स को, सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को। यही तो है। अगर एक प्रकार से देखा जाए, आप जो भी काम कर रहे हो कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। किसको? अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को। अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूशन देना ही क्या कहलाता है, या क्या किस में आता है? आपकी मेंटल हेल्थ में आता है। तो हम यहाँ पे 4 चीजें पढ़ चुके हैं। आप साथ साथ में, उम्मीद यही है कि देखने के साथ साथ जो है आपका पेन जो है कॉपी पे चलते रहना चाहिए, आप साथ साथ लिखते रहें। ये फर्रे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ, ये फर्रे हैं। इस प्रकार से आपने पढ़ते थे ना कई बार, जैसे आप छोटे क्लासेस में पहले पढ़ा करते थे कॉलेज टाइम में, या शॉर्ट नोट्स जो पढ़ा करते थे, वो है एक प्रकार से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपका पेन जो है साथ साथ चलते रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 4 चीजों के बारे में बात की है। मेंटल हेल्दी हम किसे कहेंगे? वो पर्सन जो कि क्या कर सकता हो? अपने कैपेबिलिटीज को जानता हो, जो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस के बारे में जानता हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि इनसाइटफुल होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं? इनसाइटफुल। यानी कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? इनसाइट। उसके बारे में हमने सेकंड कहा कि कोप अप कर सके, किसके साथ में? अपनी डेली लाइफ में होने वाली एंजाइटी के साथ में क्या कर सके? कोप अप कर सके। उसके बाद में हमने कहा कि जो भी काम करे वो कैसा काम हो? प्रोडक्टिव हो नेचर में। फिर हमने कहा कि अपने सोसाइटी को या अपनी कम्युनिटी को क्या कर सके? वो कंट्रीब्यूशन दे सके। ओके,
तो ये आ रहा कंट्रीब्यूशन करे कम्युनिटी को, बिल्कुल सही है। वॉइस नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्या? आवाज अटक रही है? ओके, जरा बताइए आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही? सर बराबर है, ओके ठीक है, चलो अच्छी बात है कि लोगों को आवाज जो है नहीं आ रही, तो आपके हो सकता है नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम हो। ओके, बाकी सभी को आवाज आ रही है। ओके चलो ठीक है। हेमराज मीना आपके कोई आप जरा थोड़ा अपना नेटवर्क चेक कीजिए। हाँ जी, चलो ठीक है, कोटपुतली से आवाज आ रही है, चलो अच्छी बात है। ओके, आगे चलते हैं हम। ये बात होगी हमारी मेंटल हेल्थ की। किसके बारे में बात होगी? मेंटल हेल्थ की। अब हम देखते हैं कि एक ऐसा पर्सन है कोई मेंटली हेल्दी, उसका कौन, अगर हम बात करें करेक्टर्स की बात करें, क्या बात करें? करेक्टर्स की। बेसिक ये जो चारों आपने अभी चीजें पढ़ी है, इन चारों को ही हम करेक्टर्स में गिनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो वो इंसाइटफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसाइटफुल, यानी कि उसके अंदर इंसाइट फ्री होनी चाहिए। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? इंसाइट जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। इंसाइट प्रेजेंट होगी तो वो क्या देख पाएगा? अपनी स्ट्रेंथ को देख पाएगा, अपनी वीकनेस को देख पाएगा। इसके अलावा और अगर हम देखें तो और क्या होना चाहिए? प्रोडक्टिव नेचर का होना चाहिए, यानी कि जो वर्क प्ले हो उसका या वर्क हो वो कैसा होना चाहिए? प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब भी वो कोई चीज सोचने की कोशिश करे या चूज करे तो उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि पर्सन कैसा हो? कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए, या हम ये बोल सकते हैं कि इंसाइट होना चाहिए उसके अंदर। और लास्ट में जो मेन चीज आती है ये कि वो कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। क्या फील करना चाहिए? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट देखते हैं कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटल हेल्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। ओके, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है, थैंक यू। आवाज अच्छी है तो अच्छी आएगी। ओके चलो आगे चलते हैं। ये तो बात होगी मेंटल हेल्थ के बारे में। किसके बारे में बात होगी? मेंटल हेल्थ के बारे में। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, या हम बोल सकते हैं बढ़ाते हैं, या हम वो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो है चेंजेस लेके आते हैं। किसमें? आपकी मेंटल हेल्थ में। तो हम यहां पे देखेंगे कि फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस या दैट इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ। ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम उसके अंदर जो पहली चीज आती है वो आती है आपकी रेजिलियंस। कौन सी चीज आती है? रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है? ओके गणेश बेटा टावर के पास जा, बिल्कुल सही है, टावर के पास चल जा भाई, सही आ रही है, बाकियों को सही आ रही है। अगर 99 लोगों के पास में सही आ रही है, 99% लोगों के साथ में, तो 1% लोगों के नेटवर्क में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। तो बार बार ये आवाज वाला मुद्दा न उठाइए। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है आपका रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? आपका स्ट्रेस से लड़ने का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म। हम स्ट्रेस से क्या करते हैं? खुद को डिफेंड करते हैं। जितनी जल्दी आप बाहर आ सकते हो अपने स्ट्रेस से, अपनी एंजाइटी से, उसी एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेजिलियंस। यानी कि आपके ब्रेन या आपके साइकोलॉजिकली एक ऐसी प्रोसेस जो कि क्या करती है? आपको स्ट्रेस से या एंजाइटी से वापस लेके आती है, या हम ये बोल सकते हैं कि आपसे क्या करवाती है? कोप अप करवाती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी एंजाइटी ले लेते हैं। ओके और कई लोगों को देखा होगा बहुत बड़ी जो है एक स्ट्रेस का लेवल होता है, लेकिन वो उतना सीरियस लेते नहीं है। वो है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होता है? आपकी एक माइंड की, आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आपको क्या करती है? एंजाइटी से बाहर आने के लिए मदद करती है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार की एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि कोप अप करवाती है। किससे? आपकी एंजाइटी से, आपकी जो है स्ट्रेस से। सुरतगढ़ तक तो आवाज आ रही है। सुरतगढ़, अच्छा ठीक है, कॉटन सिटी में आपका स्वागत है। रेजिलियंस। तो सेकंड जो आता है वो आता है आपका सेल्फ स्टीम। ये फैक्टर्स की बात चल रही है। पहली थी रेजिलियंस। रेजिलियंस अगर आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। रेजिलियंस यानी कि आपका एंजाइटी से बाहर आने का जो मैकेनिज्म है वो जितना अच्छा होगा उतनी ही जल्दी आप क्या होगे? एंजाइटी फ्री होगे, कॉन्फ्लिक्ट फ्री होगे, और आप क्या कहोगे? मेंटली हेल्दी हो जाओगे। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो आती है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम की बात करते हैं। जितनी अच्छी या जितनी ज्यादा आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी है, सेल्फ स्टीम अगर आपके अंदर बढ़ी हुई है, उतनी ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। उतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी या इंक्रीज होगी। व्हाट इज सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ स्टीम क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस होती है। क्या होती है? सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं नॉलेज अबाउट सेल्फ। ये क्या होती है? नॉलेज अबाउट सेल्फ।
जैसे कि आपको पता है कि आप किन चीजों में आगे जा सकते हो, किन चीजों में आपका कॉन्फिडेंस आता है, किन चीजों में आप वीक रह जाते हो, ये होती है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम जितनी ज्यादा आपकी मेंटेन रहेगी, जितनी ज्यादा आपकी इंटेक्ट रहेगी, उतना ही ज्यादा आप क्या रहोगे, मेंटली हेल्दी रहोगे। ये हम मानते हैं क्या कि एक फैक्टर है क्या, सेल्फ स्टीम, जो कि क्या है। ओके, हैप्पी बर्थडे सर, ओह थैंक यू, आज याद आया तुझे, बहुत जल्दी आ गया। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच। तो ये बात हुई हमारी सेल्फ स्टीम की, जो कि क्या करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है। थर्ड जो चीज आती है आगे, वो आती है आपकी इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग, आपके अंदर हम ये एक नाम इसको ये भी बोल सकते हैं, इमोशनल मास्टरी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इमोशनल मास्टरी। जितनी अच्छी आपकी इमोशनल मास्टरी होगी, या जितनी अच्छे आपके इमोशंस होंगे। इमोशन कैसे होने चाहिए, पहली चीज तो ये है कि इमोशन होने क्या चाहिए। अच्छा, उससे भी मेन सवाल है कि इमोशन होता क्या है, व्हाट इज इमोशन। सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि इमोशन होता क्या है। इमोशन होता है आपकी इनर फीलिंग्स, आपकी इनर फीलिंग्स। इमोशन क्या होते हैं, आपकी इनर फीलिंग्स, जो भी किसी भी सिचुएशन को देख करके आती है, जो कि किसी सिचुएशन को देख करके आती है, ये है आपकी। ओके, ट्रेन में नेट नहीं चल रहा तो ट्रेन से उतर जा भाई, छलांग लगा दे ट्रेन से। ओके, तो हम बात करें इमोशन। इमोशन क्या होते हैं, आपकी इनर फीलिंग्स होती है। इमोशन क्या होते हैं, आपकी इनर फीलिंग्स होती है। अब हम बात करें इनर फीलिंग्स किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं आपको कोई जोक सुनाऊं, क्या सुनाऊं, कोई जोक सुनाता हूं। मैं सुनाऊंगा नहीं, मैं, आप एज्यूम करो कि मैंने आपको कोई जोक सुनाया। जोक सुनाया तो आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको हंसना चाहिए। क्या करना चाहिए, लाफ करना चाहिए। क्या इतना ही पता है, नहीं, आपको यह भी पता है कि कितना लाफ करना है और कब जो है वो स्टॉप कर जाना है। अगर आपको यह चीज पता है, ओके, जब आप किसी लाश को देखते हो, कहीं किसी का एक्सीडेंट देखते हो, किसी की डेड बॉडी देखते हो, तब आपके मन में एक ही चीज आती है कि अब जो इमोशन है, जो डिमांड है, वो कैसी हो जानी चाहिए, सैडनेस वाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सैडनेस वाली होनी चाहिए। यानी कि आप जो है सिचुएशन को देख करके इमोशंस लेकर के आते हो। किसको लेकर के आते हो, इमोशंस को लेकर के आते हो। ओके, कभी खुशी कभी गम। बेटा, सिर्फ खुशी और गम ही इमोशन नहीं होते, इमोशन इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। कभी टाइम मिला तो उसके बारे में भी बताएंगे, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। ओके ओके, फिर अगर हम बात करें कि इमोशन के बारे में, कि आपको पता है कि जब कंडीशन क्या हो, सैडनेस वाली हो, तो आपके इमोशन भी कैसे आने चाहिए, सैडनेस वाले आने चाहिए। जब कंडीशन की डिमांड हो कि आपको हंसना है या आपको खुश होना चाहिए, तो आपकी हंसी निकलनी चाहिए, आपके जो है हैप्पीनेस फीलिंग जो है वो बाहर निकलनी चाहिए। यही है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग अच्छी होगी, उतने ही अच्छे आपके सोसाइटी के अंदर रिलेशन बनेंगे। उतनी अच्छे आपके सोसाइटी के अंदर क्या बनेंगे, रिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हो कि आपके सामने लाश पड़ी हुई है, कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप उसे देख करके क्या करना चाहिए था, सिचुएशन की डिमांड क्या है, सैडनेस वाली। आप देख के मुस्कुरा रहे हो, स्माइलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, स्माइलिंग। और मन ही मन सोच रहे हो, अच्छा हुआ चल बसा, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी धरती पर बोझ ही था। यानी कि आपके इमोशंस किसके अकॉर्डिंग नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि आप मेंटली हेल्दी नहीं हो। यानी कि ये जो है चीज आपके मेंटल हेल्थ को नहीं बढ़ाएगी। वहीं पे डेड बॉडी को देख करके आपके मन में और आपके इमोशन कैसे आए, सैडनेस वाले आए, तो आपको मैं कहूंगा कि आप जो है वो क्या हो, मेंटली हेल्दी हो। क्या हो, आप मेंटली हेल्दी हो। अगर आप अपने इमोशंस को किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो आपके रिलेशन भी किसके साथ अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छे होंगे, अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे होंगे, और अपनी सोसाइटी के साथ अच्छे होंगे। यही है क्या, इमोशनल वेलबींग। यानी कि आपके इमोशंस भी क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर आता है वो आता है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग, हम पढ़ रहे हैं ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट जो आता है वो है स्पिरिचुअल वेलबींग। यानी कि अगर हम यहां पे बात करें, स्पिरिचुअल का अकेला मतलब कभी भी ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि पर्सन रिलीजियस है, नहीं।
ये कतई इसका मतलब नहीं होता। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है कि उसका एक विश्वास है, एक आस्था है, उसकी क्या है, एक आस्था है, उसका एक विश्वास है किसी न किसी चीज को लेकर के। किसी भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको लेकर के उसका क्या है, उसके अंदर उसका विश्वास है, जिससे कि उसको फील होता है क्या, कंफ्यूजन फ्री फील होता है, कॉन्फ्लिक्ट फ्री फील होता है, और हम बोल सकते हैं उसे पीस की फीलिंग आती हो, जैसे देख करके आती हो, पीस की फीलिंग आती हो, उसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। रिलीजियस को हम डायरेक्ट इसको रिलीजियस नहीं बोल सकते, रिलीजियस इसका एक सब टाइप हो सकता है। जैसे आस्था के अंदर क्या हो सकता है, रिलीजन आ सकता है, कि रिलीजन के अंदर आस्था हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा जब भी स्पिरिचुअल वेलबींग की बात आए तो कभी भी इसको अकेले धर्म से न जोड़ा जाए, रिलीजियस फैक्टर से न जोड़ा जाए। रिलीजियस इसका एक सब टाइप हो सकता है। स्पिरिचुअल का मतलब है कि आपका किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, किसी भी एक पॉइंट पे आपका क्या होना चाहिए, आपकी आस्था होनी जरूरी है। इससे कि क्या होता है, आपको पीस वाली फीलिंग आती है। ओके, आई एम ऑल्सो साइकोपैथ, वो तो है ही तुम। ओके, माई फेवरेट सब्जेक्ट, थैंक यू। कोई तो आया तो फेवरेट सब्जेक्ट लेके आया है, ठीक है। ओके, अरे शर्ट टी शर्ट की बातें मत करो, पढ़ने वाली बातें करो। ओके, ये इंडिकेशन नहीं है मेंटल हेल्थ के। कहां घूम रहा है, बहुत पीछे चल रहा है भाई तुम। ओके, ये इन्फ्लुएंसेस की बात चल रही है, ऐसे फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मेंटल हेल्थ को। कहां घूम रहा है, कोई बात नहीं, कईयों के प्रोसेसर ढीले होते हैं, कईयों को लेट समझ में आता है, कोई बात नहीं, कभी न कभी तो जरूर समझ में आएगी। ओके, आगे अगर हम बात करें तो फिफ्थ जो नंबर आता है वो आता है सोशल एक्सेप्टेंस का। किसका नंबर आता है, सोशल एक्सेप्टेंस का। सोशल एक्सेप्टेंस की बात करें कि आप अपने सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हो। क्या मानते हो, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस मानते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, मानने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं तो सोसाइटी क्या करती है, आपको एक्सेप्ट करती है। क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। मान लो सोसाइटी कोई रूल रेगुलेशन बना रही है, कोई रूल्स बना रही है, कोई रेगुलेशन बना रही है, और आप उसको जो है मानते नहीं हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ओके, रिलीजन को हम अकेले को जो है इसको वो नहीं बोल सकते। हाँ जी, इसका टाइप हो सकता है रिलीजन। राकेश भाई तो गलत जगह आ रखा है। ओके, ये एंजल प्रिया है, वो प्रिया नहीं है। ये कालू भी निकल सकता है, प्रिया नहीं निकलेगी, ये कालू हलवाई निकल सकता है, ये ध्यान रखना इसका। ओके, तो हम बात करते हैं सोशल एक्सेप्टेंस की, कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन अगर आप मानोगे तो सोसाइटी क्या करेगी, आपको एक्सेप्ट करेगी। जैसे कि सोसाइटी कहती है कि चोरी करना पाप है। क्या है, चोरी करना पाप है, और आप क्या कर रहे हो, चोरी चकारी कर रहे हो, तो क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। सोसाइटी कह रही है, क्या कह रही है, कि लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। सोसाइटी कह रही है कि लड़ाई झगड़े नहीं करनी चाहिए। सोसाइटी कह रही है कि जो भी गुस्सा है, जो भी एंगर है, वो कहीं और दिखाओ, सोसाइटी के अंदर जो है वो मत दिखाओ। लेकिन फिर भी जो है आप लड़ाई झगड़े करते हैं डेली सोसाइटी के अंदर। चलते हुए लोगों को आपने तंग कर दिया, चलते हुए पशु पक्षियों को आपने तंग कर दिया, तो क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, कभी नहीं करेगी। क्या सोसाइटी आपकी इज्जत करेगी, कभी नहीं करेगी। और जब सोसाइटी आपकी इज्जत नहीं करेगी तो आप भी इज्जत नहीं करोगे, आपके मन में एंजाइटी आएगी, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए मेंटल हेल्थ आपकी तभी अच्छी हो पाएगी जब आपको सोसाइटी भी क्या करे, एक्सेप्ट करे, यानी कि सोसाइटी आपको अपना ले। अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको रहने ही दे। अकेला अपनाने का मतलब ये नहीं होता कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने साथ रहने दे रही है। लिव इन सोसाइटी, अकेला यही नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम होगा, कोई फंक्शन होगा, या हम ये बोल सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा। क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंट मैटर होगा, तब आपकी राय पूछी जाएगी, तब आपके क्या है, डिसीजंस पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं, आपके डिसीजन पूछे जा सकते हैं, आपके व्यूज पूछे जा सकते हैं, आपके लाइक और डिसलाइक का ख्याल रखा जाएगा कि आप क्या पसंद करते हैं और आप क्या पसंद नहीं करते हैं। वो है सोसाइटी का एक्सेप्ट करना। अगर आपको सोसाइटी सिर्फ रहने दे रही है और आपके साथ में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, तो समझ जाओ आपको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं कर सका, आप सोसाइटी से आइसोलेशन में चले गए। और सोसाइटी से आइसोलेशन में होना यानी कि सोसाइटी से अलग हो जाना मेंटल हेल्दी कतई नहीं होता। तो मेंटली हेल्दी होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, सोशल हम बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा। तो अभी हमने 4 चीजें पढ़ी है जो कि क्या करती है, आपके मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है। एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या 4 चीजें थी या 5 चीजें थी। फर्स्ट जो था वो था आपका रेजिलियंस।
क्या था, रेजिलियंस, यानी कि आपकी ऐसी साइकोलॉजिकल हम बोल सकते हैं मैकेनिज्म जो कि आपको क्या करती है, आपको बाहर निकाल के लेके आती है, कहां से, एंजाइटी से। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेल्फ स्टीम के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, सेल्फ स्टीम, कि जितनी अच्छी आपकी सेल्फ स्टीम होगी, ओके ओके क्या बोल रहे हो, ठीक है, जितनी अच्छी आपकी सेल्फ स्टीम होगी, मेंटल हेल्थ जो है आपकी उतनी ही अच्छी होगी। जितना अच्छा आपका रेजिलियंस होगा, उतनी ही जल्दी आप क्या रहोगे, एंजाइटी से फ्री रहोगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो आपकी इमोशनल वेलबींग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आपके इमोशंस अच्छे होंगे, इमोशनल वेलबींग अच्छी होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपके सोशल एक्सेप्टेंस जो है, क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो क्या होगी, अप्रूव्ड होगी, यानी कि सोसाइटी अगर आपको अपनाएगी, ओके ओके। जरूरी नहीं कि साइकेट्रिक पढ़ते वक्त आपको साइकेट्रिक का पेशेंट ही बनना पड़े, आप थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ो, देखो ये नहीं है आप कोई केस सुलझा रहे हो कोई चोरी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चोर ही बनना पड़े, आप पुलिस भी बन सकते हो, है ना। तो जरूरी नहीं कि आप साइकेट्रिक पढ़ते वक्त साइकेट्रिक के पेशेंट ही बनो। हाँ, पढ़ते पढ़ते बन जाओगे वो बात अलग है, लेकिन बनना नहीं है। तो सोशल एक्सेप्टेंस जितनी अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, लास्ट आया था हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग। क्या था, स्पिरिचुअल वेलबींग। जितनी अच्छी क्या होगी आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग होगी, उतनी अच्छी आपकी क्या होगी, मेंटल हेल्थ होगी। तो ये अभी तक जो कंप्लीट बातें चल रही थी, किसके बारे में बातें चल रही थी, मेंटल हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट जो चीज आती है वो पढ़ते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ को जो है वो हम बोल सकते हैं डिग्रेड करते हैं या मेंटल इलनेस को बढ़ावा देते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं मेंटल इलनेस के बारे में। व्हाट इज मेंटल इलनेस? ओके, मेंटल इलनेस क्या होती है, जैसे आपने देखा था, थोड़ा हिंदी भी मिक्स समझो। अरे तो हिंदी बोल रहा हूं मैं, फारसी बोल रहा हूं क्या इतनी देर से? मैं लिख भी तो हिंदी रहा हूं कुछ कुछ चीजें। ओके सर, थोड़ा धीरे पढ़ो। अरे कितना धीरे पढ़ोगे, धीरे पढ़ते पढ़ते तो तुम लोग यहां भी पहुंच गए। ओके सर, हिंदी में पढ़ाओ भाई, हिंदी मुझे नहीं आती, बस मुझे इंग्लिश आती है। अब साइकेट्री को भी इसको हिंदी में क्या, मेंटल इलनेस को क्या लिखोगे आप, मानसिक रोग, मानसिक विकार, ये इतनी हिंदी तो बना ही सकते हो, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आएगा तब हम हिंदी में लिखें तो अच्छे भी लगे। अब इस छोटी छोटी चीजों के लिए हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा कोई वो नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को आप भी एडजस्ट करो। हर चीज स्पून फीडिंग नहीं मिले आपको, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। स्पून फीडिंग से बाहर आओ, ठीक है, हर चीज आपको स्पून फीडिंग नहीं मिल सकती। ओके, हाँ पटवारी वाला होगा, बिल्कुल सही है, पटवारी वाला होगा। नर्सिंग कर ली कंप्लीट इंग्लिश में, और कमबख्त को अभी भी नर्स इंग्लिश नहीं आती। बेसिक बेसिक इंग्लिश है ही क्या, हम कौन से यहाँ पे शशि थरूर की बातें कर रहे हैं। ओके, मेंटल इलनेस की बात करें, क्या होती है मेंटल इलनेस? मेंटल इलनेस की बात करें, जैसे हमने देखा था मेंटल हेल्थ क्या थी आपकी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड थी। क्या थी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड थी। वैसे ही मेंटल इलनेस क्या होती है आपकी, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। सर मेमोरी वीक है, बिल्कुल मेमोरी बहुत वीक है आप लोगों की। ओके, जिसमें पेशेंट कोप अप ना कर पाए, बिल्कुल सही है। नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। वो क्या थी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड थी मेंटल हेल्थ जो है। और मेंटल इलनेस क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। ओके, दिक्कत पता कहां आ रही है, जो फालतू के कमेंट करें, दिक्कत यहां आ रही है कि फ्री की जो चीज है वो लोगों को पचती नहीं है। घी और खीर जो है, ऐसे फ्री की चीजें जो है होती है, जो अच्छी चीजें होती है, वो लोगों को पचती नहीं है। पैसे लगा के अगर आपको पढ़ना पड़ता तब आपको सब चीजें समझ में आती, तब आपको हिंदी भी आती, इंग्लिश भी आती और आपको उर्दू भी समझ में आ जाती। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड की, किसकी, मेंटल इलनेस की। कि मेंटल इलनेस क्या होता है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिसके अंदर कहा जाता है क्या, कि पर्सन जो है वो कोप अप नहीं कर पाता। बेसिकली क्या नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता, किसके साथ में, डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेस के साथ में। डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेस के साथ में क्या नहीं कर पाता, कोप अप नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें, आपका जो इनर फैक्टर है, आपका जो क्या है, इनर फैक्टर है, वो आउटर एनवायरमेंट के साथ में बैलेंस नहीं कर पाता है। आउटर एनवायरमेंट के साथ में क्या नहीं कर पाता है, बैलेंस नहीं कर पाता है।
यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाता है, यानी कि आउटर एनवायरनमेंट की डिमांड कुछ और चल रही है। ओके, आउटर एनवायरनमेंट की डिमांड कुछ और चल रही है और आपके इनर जो है या इनर फीलिंग्स जो आ रही है वो कुछ और हो रहा है, यानी कि आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है किसमें, इनर फैक्टर में और आउटर एनवायरनमेंट की डिमांड के अंदर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेंटल इलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंटल इलनेस। और मेंटल इलनेस क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। याद रखना, मेंटल इलनेस स्टार्ट होती है आपकी स्ट्रेस या एंजाइटी से। किससे स्टार्ट होती है, स्ट्रेस या एंजाइटी से। आप जब भी कोई भी डिसऑर्डर पढ़ोगे वहां पे आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कोज के अंदर, स्ट्रेस या एंजाइटी। मतलब कि मेंटल इलनेस जो है वो अकेली मेंटल को ही प्रभावित नहीं करेगी, आपके कंप्लीट फिजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स आते हैं उन सबको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। ओके, ठीक है। तेरे पास अभी तक आवाज नहीं आई? हाँ, आर्ट से आके डोनेशन पर जीएनएम करने वाले लोग हैं, बिल्कुल सही है, डोनेशन पे किए इन्होंने जीएनएम, आर्ट से आते हैं, मतलब जीएनएम की है तो भी कभी तो इंग्लिश पढ़ी होगी। ओके, ठीक है। अगर हम बात करें आगे किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में, तो इनर फैक्टर है वो क्या नहीं हो पाता, आउटर एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस नहीं कर पाता। अगर थोड़ा सा और ध्यान दोगे आप तो मेंटल इलनेस के बारे में अगर कभी पूछ लिया जाए, किसके बारे में पूछ लिया जाए, मेंटल इलनेस के बारे में, हालांकि आपके पॉइंट में नहीं है लेकिन फिर भी अगर मान लो पूछ ले तो याद रखना क्या होती है, नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होती है। या हम इसे बोलते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर तीन चीजें चलती है बेसिकली, आपके थॉट चलते हैं, आपके इमोशंस चलते हैं, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, कोई एक्टिविटी करते हो। क्या करते हो, एक्टिविटी। यानी कि थॉट हम बोल सकते हैं कॉग्निशन। क्या बोल सकते हैं, कॉग्निशन। थॉट प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, कॉग्निशन, सोचना और समझना। आपके ब्रेन के अंदर तीन चीजें चलती है, क्या, कॉग्निशन, इमोशन या एक्टिविटी, जिसे हम साइकोमोटर एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी के। ओके, साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में बात करें, साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में बात करें, यार तेरे पास अभी वॉइस नहीं आ रही, कमाल ही हो गया। ओके, साइकोमोटर एक्टिविटी के बारे में बात करें, कॉग्निशन के बारे में, इमोशन के बारे में बात करें। जब भी आप कोई काम करने लगते हो, कोई भी वर्क स्टार्ट करते हो, कोई भी फंक्शन स्टार्ट करते हो, तो तीन चीजें आप लगाते ही लगाते हो। सबसे पहले थॉट। क्या लगाते हो, थॉट। उस चीज के बारे में आप प्लान करते हो, उसके अंदर इमोशंस मिक्स करते हो और क्या करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्टिविटी करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप सीएचओ का एग्जाम देने वाले हो, सीएचओ का एग्जाम देने वाले हो तो आपने पहले प्लानिंग की है। क्या प्लानिंग की है कि आपको पढ़ना क्या है और कितने घंटे पढ़ना है, कितने दिन बचे हैं आपके पास में। उसके बाद में आपने इमोशन जोड़े हैं कि पढ़ना क्यों है, सीएचओ क्यों चाहिए, क्योंकि कई लोगों के अलग अलग विचार होंगे। कोई चाहता है कि एम्स में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सीएचओ ले लेते हैं। कई लोगों का मन में आएगा कि घर के पास में जॉब मिल रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। या कई लोगों के मन में आएगा कुछ नहीं होने से बेहतर है कुछ सीएचओ जैसी ही नौकरी होना। तो ये अलग अलग इमोशंस हैं। आप इमोशन जोड़ोगे, आप प्लानिंग करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर पाओगे, एक्टिविटी कर पाओगे। इसे बोलते हैं हम ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। क्या बोलते हैं, ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड। अगर ये तीनों नॉर्मल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, तीनों नॉर्मल चल रहे हैं। ओके, अगर नॉर्मल चल रहे हैं, कौन, आपके थॉट, आपके इमोशन और आपकी एक्टिविटी, तो समझ जाना आप मेंटली हेल्दी हो। लेकिन अगर इनके बीच में क्या आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, क्या आ जाए, इनके बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए, क्या आ जाए, डिस्टर्बेंस। किन के बीच में, थॉट के बीच में, इमोशन के बीच में और एक्टिविटी के साथ। इन तीनों के साथ में क्या आ जाए, डिस्टर्बेंस। न तो थॉट एक्टिविटी के साथ में मैच कर रहे हैं, न थॉट इमोशंस के साथ में मैच कर रहे हैं, न इमोशन और थॉट जो है वो एक्टिविटी के साथ मैच कर रहे हैं। अगर इन तीनों में क्या आ जाए, डिस्टर्बेंस, तब हम बोलते हैं कि पेशेंट क्या हो गया है, मेंटली इल हो चुका है। क्या हो चुका है, मेंटली इल हो चुका है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस क्या है कि एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, आपका इनर फैक्टर जो है आपके आउटर एनवायरनमेंट की डिमांड के साथ में क्या नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता है। ओके, अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो आपके अंदर मेंटल इलनेस को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज के बारे में या फैक्टर्स के बारे में, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कॉजेज हैं जो कि कॉज करते हैं किसको, मेंटल इलनेस को, या कॉज करते हैं क्या, आपकी मेंटल हेल्थ को डाउन करने में। ओके, 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 बिल्कुल सही है। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखिए।
ओके, ठीक है। कॉजेज या फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो फैक्टर्स आते हैं वो 3 फैक्टर आते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आपके अंदर, मैं ये इस मेंटल इलनेस की ही बात नहीं कर रहा, मैं कंप्लीट साइकेट्रिक की बात कर रहा हूं। जब भी आप कोई भी डिसऑर्डर पढ़ो तो वहां पे आपको 3 चीजें याद रखनी है कॉजेज में। अगर कभी कोई चीज याद आए ना आए, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आप फंस चुके हो और वो कॉज पूछ रहा हो, तो 3 चीजों का बेसिक ख्याल रखना है कि कॉजेज क्या हो सकते हैं। या तो कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई फिजिकल फैक्टर हो सकता है, फिजिकल यानी कि आपकी बॉडी से रिलेटेड, या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर। और थर्ड अगर हम बात करें तो कोई बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। इनके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक फैक्टर्स आते हैं वो 3 ही होते हैं आपके। कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आता है आपका फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर के बारे में अगर हम बात करें, फिजिकल फैक्टर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आपके मेंटल हेल्थ को डाउन करते हैं या मेंटल इलनेस को बढ़ाते हैं। तो सबसे मेन चीज ही जो आती है वो आपने देखा होगा, डिजीज। एक ऐसी डिजीज जो कि क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। फॉर एग्जांपल के लिए कैंसर हो गई, जैसे जैसे आपको पता चले या किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को पता चले उसे कैंसर है, HIV है। मान लो किसी का पेट दर्द हुआ और वो चेक करवाने गया तो पता चला उसे पेनक्रियाटाइटिस निकल गया या लीवर कैंसर निकल गया। क्या वो घर आके डांस करेगा कि चलो मम्मी आज बहुत खुशखबरी लेकर के आया हूं, चलो आप हलवा पूरी बनाओ, आज तो मजे ही बन गए। क्या मजे बन गए कि मुझे आज डायग्नोज हुआ है लिवर कैंसर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जानते हो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, पर्सन ग्रीफ में चला जाता है, दुख में चला जाता है। दुख में जाता है तो सबसे पहले आती ही क्या है, एंजाइटी। जब भी एंजाइटी की एंट्री होती है, एंजाइटी की एंट्री होते ही हम बोल देते हैं कि क्या आ चुकी है, मेंटल इलनेस आ चुकी है। ओके, हाँ, तो हम यहां पे बात करते हैं आगे। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स में मेन जो चीज आती है वो क्या आती है, आपकी डिजीज कंडीशन। जैसे कैंसर हो गया, HIV हो गया या TB हो गया। किसी व्यक्ति को पता है कि उसे बहुत भयानक बीमारी है जो आज नहीं तो कल उसकी जान ले लेगी। अभी आप मेंटली हेल्दी हो, आप फिजिकली भी फिट हो, तो आपको पता है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री बैठे हो। किसको लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के। ये तो छोड़ो, चलो इतनी बड़ी डिजीज का हम नाम नहीं लेंगे, भारी भरकम डिजीज है, भारी भरकम शब्द है। नॉर्मल हम एक फीवर को लेकर के चलते हैं। चलो, आपको एक फीवर होता है 3 दिन तक, तो आपको फीवर जो है बेसिकली रहता ही रहता है। एक बार फीवर आ जाता है तो 3 दिन तक रहता है। 3 दिन तक आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, आप इरिटेट रहते हो, आपकी बायोलॉजिकल नीड्स में चेंजेस आ जाता है। बायोलॉजिकल नीड्स या बायोलॉजिकल पैटर्न्स, यानी कि आपके स्लीप में, आपकी एपेटाइट में भूख नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि क्या, बुखार है। कोई पूछे कि कुछ खा ले, नहीं मम्मी मुझे बुखार है, मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तबीयत सही नहीं है ना, देखा होगा आपने। ओके, तो ये चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो बात होगी फीवर की, छोटी सी चीज की अगर हमने बात की है। वहीं पे अगर किसी पर्सन को बड़ी चीज हो, जैसे कि कैंसर, HIV, TB वगैरह हो, ओके, अगर ये चीजें होती है तो वो कहाँ आराम से बैठ पाएगा, उसे एंजाइटी आती है, उसे इरिटेशन आता है, उसे बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर में और बात करें, हैंडीकैप की अगर हम बात करें कि एक पर्सन है वो कि क्या हो चुका है, हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें, आपको मेंटली हेल्दी होना ही या मेंटली फिट होना ही मेंटल हेल्दी नहीं बनाता आपको। हम यहां पे देखते हैं आपको फिजिकली भी साथ में फिट होना पड़ेगा। फिजिकली फिट होने के लिए हम बोल सकते हैं आपका एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ जी, एग्जाम को लेकर भी क्या रहता है, बिल्कुल मेंटल इलनेस ही रहता है। ओके, एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, बिल्कुल। ओके, यहां पे देखते हैं कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। वहीं पे अगर किसी पर्सन का मान लीजिए एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा पर्सन जिसके एक लेग नहीं है, पैर नहीं है, जब वो किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखेगा व्हील चेयर पे बैठा हुआ, तो क्या उसे मन में खुशी महसूस होगी कि यार कितनी अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं? उसके भी तो मन में आएगा कि अगर काश मेरे पैर होता तो मैं भी फुटबॉल खेलता। ये भी काश आना यानी कि एंजाइटी आना है।
तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, आपको डिजीज से भी फ्री होना पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी में डिजीज प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में फिजिकली डिसेबिलिटी जो है वो प्रेजेंट है, हम मान सकते हैं कि आप क्या हो जाओगे, मेंटली इल हो जाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन की, किसके बारे में बात करें, माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अगर आपको माल न्यूट्रिशन है तो उसकी वजह से भी आपके अंदर क्या देखने को मिलती है, मेंटली इलनेस देखने को, या मेंटल इलनेस की अगर हम बात करें तो मेंटल इलनेस आपको देखने को मिलती है। किसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। किसका एग्जांपल लेते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। मान लीजिए आप में कमी है किसकी, विटामिन बी की। ओके, विटामिन बी की बात करते हैं तो विटामिन बी की कमी हो जाए, जैसे विटामिन बी, थायमीन की कमी हो जाए, थायमीन की कमी हो जाए तो अगर आप देखते हो थायमीन की कमी होने की वजह से ब्रेन के फंक्शंस अल्टर हो जाते हैं। ये तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, ब्रेन के फंक्शंस क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं। आप कंप्लीटली सही तरीके से डाइट नहीं ले पा रहे हो, आपको बेसिक जो आप खा रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है। क्या नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन के फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन, यानी कि अच्छा खाने से ही अच्छी हेल्थ बनती है, ये तो सभी को पता है। हाँ जी, हेयर लॉस हो रहा है जैसे, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ये भी एक जो है फिजिकल डिसेबिलिटी की बात कर सकते हैं। आजकल टेंशन हो रही है, किसकी वजह से, क्योंकि हेयर लॉस हो रहा है, और हेयर लॉस हो रहा है इसलिए टेंशन हो रही है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टेंशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है और हेयर लॉस की वजह से टेंशन हो रही है। तो ये भी क्या एक फिजिकल फैक्टर हम मान सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स की और बात करें तो आपकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी, बॉडी की मॉर्फोलॉजी भी डिसाइड करती है कि आप जो है वो मेंटली हेल्दी रहोगे कि नहीं रहोगे। जैसे कि मोटा होना, पतला होना, ओबेसिटी, या हम बोल सकते हैं कि लीन बॉडी वाला हो, बिल्कुल पतला दुबला पतला सा, थिन बोलते हैं जिसे। ये भी डिसाइड करता है कि आपकी मेंटली हेल्थ जो है या मेंटली हेल्थ जो है वो कैसा होगा। ओके, फिर अगर हम बात करें तो ये तो बात होगी किसकी, फिजिकल फैक्टर्स की। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें कि आपको फिजिकली भी क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा, आपको डिजीज फ्री होना पड़ेगा, आप हैंडीकैप नहीं होने चाहिए, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, और बॉडी मॉर्फोलॉजी सही होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप मेंटली इल होने के चांसेस हैं, अगर आप में यहाँ पे कहीं डिसऑर्डर आ रहा है तो। सेकेंड अगर हम बात करें तो आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल इलनेस को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले आती ही क्या है, एंजाइटी, या हम ये बोल सकते हैं आपकी कोपिंग मैकेनिज्म, कि आपके अंदर कोपिंग मैकेनिज्म आपकी कैसी है। जितनी कम आपकी कोपिंग मैकेनिज्म है उतनी ही ज्यादा आपके अंदर क्या देखने को मिलेगी, मेंटल इलनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, मेंटल इलनेस। क्या देखने को मिलेगी, मेंटल इलनेस जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि जितनी कम आपके अंदर क्या है, कोपिंग मैकेनिज्म, आप लड़ नहीं पा रहे हो किससे, एंजाइटी से, उतनी ही ज्यादा क्या आएगी, एंजाइटी आपके अंदर आएगी, और एक फेज आ जाता है क्राइसिस। तो आप क्राइसिस में पहुंच जाते हो, और कई बार जो है लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है, एंजाइटी भी एक क्या है यहाँ पे फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेगेटिव थिंकिंग्स, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जो है दो चीजों के बारे में होती है, सेल्फ के बारे में और सराउंडिंग के बारे में। अगर आपकी खुद के प्रति जो है सोच अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, अगर आपकी क्या है खुद को लेकर के जो है सोच अच्छी नहीं है और सराउंडिंग को लेकर के सोच अच्छी नहीं है, तो आपको कभी भी मेंटली हेल्दी नहीं कहा जाएगा। आपको हमेशा ही क्या कहा जाएगा कि आप मेंटली इल हो। तो ये बात होगी हमारी दो चीजों की, फैक्टर्स की, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। थर्ड आता है आपका कौन सा फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर आता है आपका, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आपकी सबसे पहले तो आती है जेंडर, कि आपका जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है। दोनों के अंदर, मेल और फीमेल में दोनों के अंदर मेंटल इलनेस जो है वो अलग अलग लेवल पे आती है, मेंटल हेल्थ जो है वो अलग अलग होती है। मेल जो है वो जल्दी जो है क्या कर पाते हैं, कोप अप कर लेते हैं, किससे, एंजाइटी से। फीमेल जो है जल्दी एंजाइटी से कोप अप नहीं कर पाती है। वहीं पे अगर हम बात करें, कोप अप कर लेता है लेकिन फिर भी सुसाइड बहुत जल्दी करता है, कौन, मेल। अगर कभी पूछ लिया जाए सुसाइड किन में ज्यादा होती है, तो बताना मेल में ज्यादा होती है, फीमेल जो है सुसाइड नहीं कर पाती। ये भी एक डिफरेंस आता है बायोलॉजिकल फैक्टर।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बायोलॉजिकली जो है ये भी डिसाइड करता है किसके बारे में, यहाँ पे आपकी किसके बारे में, आपके मेंटल इलनेस के बारे में। इसके अलावा एज की बात करें, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, और वैसे वैसे आपके अंदर क्या बढ़ रही है, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप 30 साल के हो चुके हो और अब पता चला कि CHO ही आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है। अब बताइए कितनी ज्यादा आपको टेंशन आएगी, बहुत ज्यादा टेंशन आएगी। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो है दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। ओके, वरना यहाँ पे अगर हम बात करें, ओके ये तो बात होगी बायोलॉजिकल की। इसके अलावा बायोलॉजिकल में आते हैं आपके हॉर्मोन्स। कौन आते हैं, आपके हॉर्मोन्स। आपके हॉर्मोन्स में क्या आने लग जाएं, चेंजेस आने लग जाएं। क्या आने लग जाएं, चेंजेस आने लग जाएं। हॉर्मोन्स में चेंजेस आने लग जाएं, उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलती है, एंजाइटी देखने को मिलती है। हॉर्मोन्स की बात करें या बायोकेमिकल फैक्टर्स की बात करें, किसकी बात करते हैं, बायोकेमिकल्स की बात। बायोकेमिकल्स जैसे कि आपका डोपामीन हो गया, आपका सीरोटोनिन हो गया, आपका नोरेपिनेफ्रिन हो गया, आपका एसिटाइल कोलाइन हो गया, ये जो सारे हैं बेसिकली, या गाबा हो गया, इनका लेवल अगर चेंज होगा, अगर इनका लेवल क्या होगा, चेंज होगा, तो उनके लेवल की वजह से भी क्या हो देखने को मिलती है, आपके अंदर मेंटल इलनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, मेंटल इलनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हो डिप्रेशन के अंदर जो है डोपामीन सीरोटोनिन डाउन हो जाता है, मेनिया के अंदर डोपामीन सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स जो आते हैं उसकी वजह से भी क्या देखने को मिलती है, हमें यहाँ पे मेंटल इलनेस जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर आता है। क्या आता है, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हमारे आते हैं रिलेशंस के बारे में। कौन आते हैं, हमारे रिलेशंस आते हैं। कौन आते हैं, रिलेशंस आते हैं। उसके अलावा कौन आते हैं, आपके सोशल एक्सेप्टेंस आता है। क्या आता है, सोशल एक्सेप्टेंस, कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, तो सोशल एक्सेप्टेंस भी आता है सोशल फैक्टर के अंदर। इसके अलावा अगर हम और बात करें, आपकी मैरिज आती है। लोगों को देखा होगा जिनकी शादी नहीं हो रखी उन्हें भी टेंशन है, जिनकी हो रखी है उनको और ज्यादा टेंशन है। चिल्ड्रंस हो गए आपके बच्चे, बच्चों की वजह से, उनकी वजह से भी जो है पर्सन्स को बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की, अगर हम बात करें स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, यानी कि एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप बहुत ज्यादा सख्त है, जिसके माँ बाप क्या है, बहुत ज्यादा सख्त हैं। ओके, ये फालतू के कमेंट करने से बचें, वरना कोई ऐसा डायलॉग मारूंगा कि मर जाओगे। ठीक है, CHO बनने आए हो बन लो, जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, यू कैन गो। ओके, तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जो है ये भी डिसाइड करती है आपकी मेंटल हेल्थ की। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा दबाव में रखा जाता है माँ बाप के द्वारा, तो जब वो बड़ा होगा तो वो उतना कोप अप नहीं कर पाएगा एंजाइटी के साथ में। तो ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग भी बहुत ज्यादा जो है हम बोल सकते हैं मेंटल इलनेस को बढ़ावा देती है। इसके अलावा डाइवोर्स हो गया हो, या हम बोल सकते हैं ब्रोकन होम्स हो गए हों, घर का जल्दी टूटना, घर का टूटना, या हम बोल सकते हैं डाइवोर्स। डाइवोर्स भी क्या करता है, मेंटल इलनेस को बढ़ाता है, या कई बार मेंटल इलनेस की वजह से भी क्या हो सकता है, डाइवोर्स जो है वो आ सकता है। ओके, तो ये हम देखते हैं सोशल फैक्टर्स के बारे में। इसके अलावा मोस्ट कॉमन कॉज मेंटल इलनेस का, याद रखना, जब भी अगर आपके मेंटल इलनेस के मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में पूछ लिया जाए, या ऐसे कॉज के बारे में पूछ लिया जाए जिससे डायरेक्ट जो है वो मेंटल इलनेस होती है, हमेशा याद रखना एक्सीडेंट, या याद रखना हेड इंजरी। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की हेड इंजरी हो जाए, तो ये डायरेक्ट कॉज करती है किसको, मेंटल इलनेस को। ये चीज आप याद रखना, इसको स्टार लगा के लिख लेना। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हेड इंजरी का, तो बता देना रोड साइड एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो ये भी बहुत ज्यादा कॉज करता है। ओके, तो ये बात होगी सोशल फैक्टर्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, बेसिकली इतने ही फैक्टर होते हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ को क्या करते हैं, कम करते हैं, या आपकी मेंटल इलनेस को जो है वो बढ़ावा देते हैं। ये तो बात होगी आपकी किसके बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम के बारे में। साइन सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। साइन सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, मेंटल इलनेस के साइन सिम्टम के बारे में। तो बेसिकली साइन सिम्टम के बारे में बात करें तो मेंटल इलनेस है ही क्या, मेंटल इलनेस है आपके जो ब्रेन के, या हम बोल सकते हैं आपके
माइंड के जो फंक्शंस थे वो क्या हो चुके हैं, अल्टर हो चुके हैं, या हम वो क्या बोल सकते हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। बेसिकली क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब। तो मेंटल इलनेस क्या है कि आपके ब्रेन के फंक्शंस क्या हो चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसकी वजह से जो साइन सिम्टम आएंगे वो भी क्या आएंगे, हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आ जाता है डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस। क्या देखने को मिलेगा, आपके कॉन्शियसनेस में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। किसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस में। कॉन्शियसनेस की बात करें तो अगर उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, अच्छा पहले बात करते हैं कॉन्शियसनेस होती ही क्या है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो आप अवेयर होते हो किसके बारे में, सराउंडिंग के बारे में। किसके बारे में अवेयर होते हो, सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस होना ही क्या होती है, कॉन्शियसनेस। सराउंडिंग में बेसिकली होता क्या है, टाइम, प्लेस और पर्सन। अगर आप टीपीपी के बारे में, सर मेरा डाइवोर्स हो गया, कोई बात नहीं बेटा, डाइवोर्स हो गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते, तुमने कुछ किया नहीं होगा तभी हुआ है। ओके, तो ये बात आती है किसकी, टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में अगर आप अवेयर रहते हो सराउंडिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। अगर आप अवेयर नहीं होते हो तब आपके अंदर क्या आती है, मेंटल इलनेस। अवेयर नहीं होगे तो क्या आएगी, कंफ्यूजन आएगा। क्या आता है, कंफ्यूजन आता है। क्या आता है, कंफ्यूजन। क्या आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्या आती है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस आता है। क्या देखने को मिलता है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस जो है वो देखने को मिलता है। क्या होता है कंफ्यूजन, पर्सन जो है वो क्लियरली थिंक नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता, क्लियरली थिंक नहीं कर पाता। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो वो चूज नहीं कर पाता, किन्हीं भी दो आइडियाज के बीच में या दो अपोजिट आइडियाज के बीच में चूज नहीं कर पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। क्लाउडी कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें, ओके, क्लाउडी कॉन्शियसनेस की बात करें तो क्या दिक्कत आती है कि इसके अंदर आप अटेंशन नहीं दे पाते हैं कंप्लीटली। या किस में प्रॉब्लम आती है, अटेंशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये बात होगी किसकी, कॉन्शियसनेस की। इसके अलावा सेकंड अगर हम बात करें तो डिस्टर्बेंस आता है किसके अंदर, आपकी थिंकिंग में, आपके थॉट के अंदर। किसके में डिस्टर्बेंस आता है, डिस्टर्बेंस इन थॉट्स। ओके, थॉट्स के अंदर क्या आता है, आपके डिस्टर्बेंस आता है। थॉट्स कैसे होने चाहिए, प्रॉपर फ्लो में होने चाहिए, प्रॉपर एक स्ट्रीम में होने चाहिए, और हम बोल सकते हैं विदाउट ब्लॉकेज होने चाहिए। जब आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं तो बिना अटके बोल रहा हूं। अब मैं बोल कुछ रहा हूं लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं उनको पता कर रहा हूं कि क्या चीज बोलनी चाहिए और किन चीजों को रोकना चाहिए। यह है आपकी थॉट प्रोसेस। आप चीजों को जोड़ना जानते हैं, आप अपने आइडियाज को जोड़ना जानते हैं, मिक्स करना जानते हैं। यही क्या आपकी थॉट प्रोसेस होती है। इसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है। बेसिकली क्या क्या डिस्टर्बेंस आती है उसके बारे में अगर हम बात करें, पर्सन के अंदर जो है ऑटिज्म देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, ऑटिज्म। पर्सन जो है क्या देखने को मिलता है, ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म एक चाइल्ड डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन सराउंडिंग के बारे में इमेजिन नहीं कर पाता, थॉट नहीं कर पाता है। ऑटिज्म देखने को मिल जाता है। या पर्सन के अंदर बहुत बार जो है देखने को मिलता है थॉट ब्लॉकेज। थॉट ब्लॉकेज क्या होता है कि पर्सन बोलते बोलते रुक जाता है। क्यों, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है, ओके, क्योंकि क्या नहीं हो रहा है, आपका फ्लो नहीं बन पा रहा है, ब्लॉकेज आ गया है। बोलते बोलते रुक जाना, क्योंकि क्या नहीं बन रहे हैं, आइडियाज नहीं आ रहे हैं। ये होता है थॉट ब्लॉकेज। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है और देखने को मिलेगी क्या, थॉट विड्रॉल देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, थॉट विड्रॉल। पेशेंट बोलता है कि मेरे थॉट्स को किसी ने निकाल लिया है। थॉट विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट्स को किसी ने निकाल लिया है। ये पेशेंट को खुद ब खुद लगता है। क्यों, अगर जब आप उससे कुछ चीज पूछना चाहोगे तो वो बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, जब आप पूछोगे भाई तू क्यों बोल क्यों नहीं रहा है, तो वो कहेगा बोलूं कैसे, मेरे तो थॉट किसी ने निकाल लिए हैं, मेरे दिमाग में से आइडियाज को निकाल के चला गया है। इसे हम बोलते हैं थॉट विड्रॉल। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई तुम आजकल बातें बहुत करने लग गया है, इतनी बातें लाता कहां से है, तो बोलेगा कि मैं नहीं ला रहा हूं, कोई मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है वो एक साथ डाल रहा है। इसे क्या बोलते हैं, थॉट इंसर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थॉट इंसर्शन बोल रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपके जो है कमेंट्स बंद कर रहा हूँ, आप ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में, आप अपने लगे रहो। ओके, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। थॉट इंसर्शन जो है वो क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि उसके दिमाग में क्या डाले गए हैं, थॉट डाले गए हैं, जबरदस्ती डाले गए हैं। इसके अलावा पेशेंट को और क्या लगता है, पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट जो हैं वो किसी ने निकाल लिए हैं। पेशेंट को लगता है कि उसके थॉट जो हैं वो ब्लॉकेज हो गए हैं। या पेशेंट को लगता है कि थॉट का जो है वो क्या हो रहा है, हर जगह पे प्रसारण हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है कि मैं जो जी चीजें सोच रहा हूं वो लोग बोल रहे हैं, या टीवी रेडियो वाले जो चीजें बोल रहे हैं वो मेरे ही थॉट्स हैं। ये बहुत बार पेशेंट जो है वो बोल देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा पेशेंट जो है और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है।
जैसे आप अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो फालतू की चीजें बताता रहता है, लेकिन क्या नहीं बताएगा आपको, आंसर नहीं बताता, उसे हम बोलते हैं टेंजेंशियलिटी। क्या बोलते हैं उसे? टेंजेंशियलिटी के नाम से जानते हैं। ओके, इसके अलावा एक होती है सर्कमस्टेंशियलिटी। आप उससे कोई क्वेश्चन पूछते हो, आप उससे क्या पूछते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो और वो बहुत सारी जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देने के बाद में लास्ट में पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमस्टेंशियलिटी बोलते हैं। ये थॉट्स आते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट डिसऑर्डर जो पूछा जाता है वो होता है डेल्यूजन। क्या पूछा जाता है? डेल्यूजन। डेल्यूजन क्या होता है? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है। क्या हो जाता है पर्सन को? फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है किसी भी चीज को लेकर के। तो ये जो सारे डिसऑर्डर्स आते हैं वो किसके डिसऑर्डर्स आते हैं? ओके, से जो सारे डिसऑर्डर आते हैं वो किसके आते हैं? आपके थॉट के डिसऑर्डर आते हैं। तो ये बात होगी किसके बारे में? थॉट के डिस्टर्बेंस के बारे में। थर्ड जो आता है वो होता है आपके डिसऑर्डर ऑफ, या हम बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। ये साइन सिम्टम चल रहे हैं किसके? इमोशंस के, सॉरी इसके आपके मेंटल इलनेस के, जिसमें कि हम थर्ड पढ़ रहे हैं इमोशन के बारे में। तो डिस्टर्बेंस आता है किसके अंदर? इमोशंस के अंदर। इमोशन में डिस्टर्बेंस आएगा तो इमोशन मैंने क्या बताया था? इनर फीलिंग्स होती है। क्या होती है? इनर फीलिंग्स होती है, जिनको आप एक्सप्रेस करते हो। क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। और एक्सप्रेस भी दो तरीके से किया जाता है। क्या? एक तो फिजिकली करते हो, एक फिजियोलॉजिकली करते हो। एक फिजिकली करते हो, एक क्या करते हो? फिजियोलॉजिकली करते हो। तो ये दो प्रकार से जो आप अपने इमोशंस को क्या करते हो? एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि कोई जोक सुनाए और आप हंस रहे हो, आपके चेहरे से पता चल रहा है, ये है आपके एक्सप्रेशन जो कि क्या है? फिजिकली हैं। आपके हाव भाव जो हैं वो चेंज हो रहे हैं इमोशन से। ओके, और फिजियोलॉजिकली की अगर हम बात करें तो आपके जो वाइटल साइंस है उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो है इमोशंस की वजह से। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि दुख दर्द की बात सुनते ही या जो है ऐसे इमोशन वाली बात सुनते ही पर्सन को हार्ट अटैक आ जाता है, बीपी डाउन हो जाती है, जो है इंपल्सेस कई बार बढ़ जाती है। ये बहुत बारी चीजें आपको सुनने को देखने को मिल जाती है। पल्सेस जो है, सॉरी, हार्ट की जो पल्सेस हैं वो देखने को मिल जाती है आपको। इमोशंस के डिस्टर्बेंस की बात करें तो क्या क्या डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे? इसके अंदर पर्सन को यूफोरिया देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? यूफोरिया, या हम यूफोरिया न लिख करके यहां पे लिख सकते हैं मेनिक। यूफोरिया वगैरह के बारे में हम मेनिया में बात करेंगे। तो क्या देखने को मिल जाता है? मेनिक रिएक्शन जो है, या हम बोल सकते हैं मेनिक इमोशंस देखने को मिल जाते हैं। मेनिक इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली जो है इंक्रीज हो जाते हैं। एक्सेसिवली क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। या क्या देखने को मिल जाते हैं? हम यहाँ पे बात कर सकते हैं डिप्रेसिव इमोशन देखने को मिल जाते हैं। क्या देखने को मिल जाते हैं? डिप्रेसिव इमोशंस, यानी कि इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ओके ओके, इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा और इमोशंस में क्या देखने को मिलेंगे? इमोशंस जो है वो पर्सन से बहुत सारी चीजें भी करवाते हैं। इमोशंस जो है बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी लेके आते हैं। जैसे कि दो तीन चीजें जो साइकेट्रिक में आएगी, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आते हैं वो देखने को मिलते हैं। क्या कि पर्सन जो है बहुत बार ब्लंट इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ब्लंट इफेक्ट। ब्लंट इफेक्ट क्या होता है? पर्सन के अंदर अलग अलग इमोशंस की वेराइटीज नहीं पाई जाती। इसे हम क्या बोलते हैं? या हम ये बोल सकते हैं कि पर्सन जो है बार बार अपने इमोशंस को चेंज नहीं कर सकता। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लंट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और वहीं पे अगर बार बार इमोशन को चेंज करता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेबाइल इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेबाइल इफेक्ट के नाम से बोलते हैं। तो ये बात होगी किसकी? डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस के बारे में। एक होता है ब्लंट इफेक्ट और एक होता है लेबाइल। इसके अलावा और आता है जो मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा, हर जगह आपको काम आएगा, सिजोफ्रेनिया में और आपके डिप्रेशन में। याद रखना, एनहेडोनिया। क्या होता है एनहेडोनिया? एनहेडोनिया, पर्सन जो है एनहेडोनिक हो जाता है, क्या नहीं फील कर पाता है, अपने इमोशंस फील नहीं कर पाता, जो कि कैसे होने चाहिए? प्लीजरेबल इमोशंस हैं, उसको क्या नहीं कर पाता है? फील नहीं कर पाता है। ओके, तो ये तो बात होगी किसके बारे में? मेनिक मीनिंग। अब मेनिया की भी मीनिंग बताऊं तुझे अभी। मेनिया के अंदर जो है इमोशंस इंक्रीज होते हैं। ओके, इसके अलावा जो है आपकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपके जो है थॉट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, आपके बिहेव जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये बात होगी किसके बारे में हमारे यहाँ पे? ओके, लैक ऑफ प्लेजर, बिल्कुल सही है। एक ही पोजीशन में पड़ा रहता है लॉन्ग टाइम, अरे वो इमोशन नहीं आता एक ही पोजीशन में पड़े रहने वाला, वो एक्टिविटी का डिसऑर्डर है मूर्ख आदमी। ओके, तो ये बात आ गई किसकी? इमोशन के डिस्टर्बेंस के बारे में। नेक्स्ट जो आता है सिम्टम आता है वो आता है आपकी एक्टिविटी को लेकर के।
नेक्स्ट जो सिम्टम आते हैं वो किसको लेकर के आते हैं, एक्टिविटी को लेकर के आते हैं। एक्टिविटी की बात करें तो कौन सी, साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा चीजें देखने मिलेगी। दो चीजें तो मेन आती है, कौन कौन सी, कि पर्सन के अंदर पर्पजलेस एक्टिविटी बढ़ जाती है, पर्पजलेस एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। आपकी एक्टिविटी हमेशा पर्पजफुल होनी चाहिए। पर्पजलेस एक्टिविटी बढ़ जाती है तो पर्सन मेनिया का होता है, या हम उसे बोलते हैं मेनिक एक्टिविटी। वहीं पे आपकी पर्पजफुल एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो कि कहां देखने को मिलती है, डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो ये सिम्टम जो है यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ इमोशंस इंक्रीज नहीं सर, एलिवेट होते हैं। अच्छा चलो ठीक है भाई, एलिवेट बोल दो। एलिवेट होने को और इंक्रीज होने को क्या बोल सकते हैं, एलिवेट होना यानी कि बढ़ जाना, इंक्रीज होना भी क्या है, बढ़ जाना। ओके, अरे वाह रे वाह, व्हाट इज कोप अप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत देर बाद आया भाई तुम, थोड़ी देर बाद में आता तो ये क्वेश्चन भी कर लेता कि साइकेट्रिक क्या है। कमाल ही हो गया, सारी रामायण पढ़ ली और अब पूछ रहे हो कि सीता कौन है। तो यहां पे हम बात करें एक्टिविटी के बारे में, तो एक्टिविटी के अंदर जो दो तीन चीजें साइकेट्रिक के अंदर पूछी जाती है वो यही है। एक तो आती है आपकी वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, क्या आती है आपकी, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम कैटालेप्सी भी कह देते हैं। होता क्या है इसके अंदर, पर्सन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, पर्सन जो है वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक एक ही पोस्चर के अंदर बैठा रहता है, सेम पोस्चर, सेम पोस्चर के अंदर बैठा रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मेनली जो पूछा जाता है या मेनली जो आपको देखने को मिलेगा सिम्टम, वो आता है वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके, ओके, तो ये बात होगी किसकी, एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स के बारे में बात होगी, जिसके अंदर एक्टिविटी या तो इंक्रीज हो जाती है या क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि मेनिया और डिप्रेशन। या इसके अंदर जो मेन चीज देखने को मिलती है वो आती है आपकी वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अलावा, वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा आपको स्टीरियोटाइपिज्म भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, स्टीरियोटाइपिज्म, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं रिपीटेटिव एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव एक्टिविटी, जिसके अंदर दो चीजें आती है बेसिकली, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। क्या आती है, इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया। क्या होती है इकोलेलिया और इकोप्रेक्सिया, इकोलेलिया के अंदर पर्सन जो है वो वर्ड्स को रिपीट करता है, कॉपी करता है तोते की तरह। इकोप्रेक्सिया के अंदर हम बात करें तो एक्टिविटी को रिपीट करता है, किसी पर्सन की कॉपी करता है, या हम बोल सकते हैं कॉपी करके, इमिटेट करके जो है वो रिपीट करता रहता है। ओके, तो ये चीज जो आती है वो क्या आती है, स्टीरियोटाइपिज्म। ओके, तो ये बात होगी किसकी, आपके एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट जो आता है डिसऑर्डर, ये जो नेक्स्ट सिम्टम आता है जो साइकेट्री के अंदर आपको हर जगह काम आएगा, जो मेन चीज है वो है आपका क्या, अगर हम बात करें तो आपके परसेप्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर। किससे रिलेटेड डिसऑर्डर, परसेप्शन रिलेटेड डिसऑर्डर, कि आपके डिसऑर्डर आते हैं किससे रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड। और किसी चीज को सुना न सुना, इसको ध्यान से सुनना। परसेप्शन क्या होता है, आपकी बॉडी के द्वारा किया गया एक्सपीरियंस, आपकी बॉडी के द्वारा किया गया किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव किया गया है, स्टिमुलाई को क्या किया है, रिसीव किया है आपकी बॉडी ने, और उसको क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। आपकी बॉडी के द्वारा किया गया रिसेप्शन और उसको किया गया एक्सपीरियंस, और किसके द्वारा, कौन से ऑर्गन्स के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। कौन से ऑर्गन्स के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। ओके, नॉर्सेट का भी रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल सब चीजों का जो रिवीजन होगा। मैंने क्या कहा था, शुरुआत में कहा था जो मैं पढ़ा रहा हूं ये फर्रे, ये आपको एग्जाम में काम आएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं ये। ओके, तो क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा किसी भी स्टिमुलाई को रिसीव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन डिसऑर्डर की बात करें तो दो चीजें आती है इसके अंदर, बेसिकली डिसऑर्डर के अंदर दो चीजें आती है। स्टिमुलाई के बारे में अगर हम बात करें, स्टिमुलाई को क्या करना, एक्सपीरियंस करना। क्या करना, स्टिमुलाई को एक्सपीरियंस करना। हम यही बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अगर स्टिमुलाई प्रेजेंट हो, अगर स्टिमुलाई क्या हो, प्रेजेंट हो, ध्यान से सुनो, स्टिमुलाई अगर प्रेजेंट हो लेकिन फिर भी आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। मिस इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, आप उसको गलत समझ रहे हो। जैसे मैं बोल कुछ रहा हूं और आप समझ कुछ रहे हो, मतलब मैं बोल तो रहा हूं लेकिन आप समझ गलत रहे हो, यह है मिस इंटरप्रिटेशन। उसका मतलब ही गलत निकालना, मतलब ही क्या निकालना, गलत निकालना। लेकिन स्टिमुलाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है, प्रेजेंट होता है।
जब स्टिमुलाई प्रेजेंट हो लेकिन आप उसका मतलब गलत निकालते हो, इसे बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन आपके किस टाइप का डिसऑर्डर है? तो बता देना परसेप्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, या पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा परसेप्शनल डिसऑर्डर है जिसके अंदर स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है लेकिन पर्सन जो है वो मिस इंटरप्रेट करता है, तो बता देना इल्यूजन। जैसे आपने